हाय एवरीवन, आप सबों का आज के इस सेशन में बहुत ही स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आप लोगों से पिछले वीडियो में वादा किया था कि मैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री का सीरीज लेके आने वाला हूं, वो मैं आज से कंटिन्यू कर रहा हूं। पहली बात। दूसरी बात, हिस्ट्री में मैं मॉडर्न हिस्ट्री से शुरू करूंगा। ठीक है। तीसरी और इम्पोर्टेंट चीज जो आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनना। देखो, ये जो सीरीज मैं शुरू कर रहा हूँ ना, इसका मेन रीजन ही यही है कि मल्टीपल स्टूडेंट्स का ये क्वेरी आता था कि वो स्पेक्ट्रम को पढ़ें, वो एनसीईआरटी विपिन चंद्रा को पढ़ें, वो अपने नोट्स को पढ़ें, वो घटना चक्र को पढ़ें, वो लुसेंट को पढ़ें, किसको पढ़ें। स्पेशली एक एग्जाम टाइम में तो आके स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जा रहे थे लिटरली। तो मैं आप लोगों से एक चीज बिल्कुल एश्योर तरीके से वादा करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो आपको ना ही स्पेक्ट्रम की नीड पड़ेगी, ना ही बिपिन चंद्रा की नीड पड़ेगी, ना ही घटना चक्र की नीड पड़ेगी, ना ही ल्यूसेंट की नीड पड़ेगी, ना ही आपको अपने नोट्स की नीड पड़ेगी। आप बस पेन पेपर लो और इस वीडियो में जो भी मैं बता रहा हूँ, जो भी लिख रहा हूँ, जो भी पीपीटी पे लिखा हुआ है या जो भी बोल रहा हूँ और आपको लगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वैसे तो जो भी इम्पोर्टेंट है वो मैं लिखूंगा। तो जो भी लिखा हुआ रहेगा ना, इधर वो पीपीटी या मेरे द्वारा, आप उसको नोट करना। ठीक है। दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं आप लोग को एश्योर करवाता हूं कि अगर आप मेंटली इस वीडियो में प्रेजेंट रहोगे तो निश्चित रूप से वीडियो के लास्ट तक मैं चीजों को याद करवा के आप लोगों को भेजूंगा। ठीक। तीसरी, आप लोग कंटिन्यू रहना। ठीक है। शुरू से लेके लास्ट तक कंटिन्यू रहना और फिर देखना कि मॉडर्न हिस्ट्री में कितना मजा आने वाला है आप लोगों को। ओके। तो चलिए मैं कंटिन्यू करता हूं आज का सेशन। तो आज का जो सेशन है वो मॉडर्न हिस्ट्री से शुरू हो रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया। एंड आप जानते हो कि हमारा मॉडर्न हिस्ट्री 1498 से शुरू होके 1498 से शुरू होके 1 मिनट, हाँ, 1498 से शुरू होके 1947 तक चलता है। 1947 तक चलता है। 1498 क्यों? क्योंकि इसी समय एडवेंट ऑफ यूरोपियन होती है। एडवेंट ऑफ यूरोपियन। ओके। एंड 1498 में क्यों होती है? क्योंकि आप जानते हो कि वास्को डी गामा इसी टाइम पे इंडिया आया था। तो 1498 से शुरू करके हम लोग स्मूथली 1947 तक जाते हैं। बट यू नीड टू टेक केयर ऑफ फ्यू थिंग्स। जब आप 1498 से आगे बढ़ते हो तो 1707 पे जाके यहाँ पे इस कहानी में एक मोड़ देखने को मिलता है। एंड यहाँ एक पैरेलल स्टोरी चलेगी 1857 तक। ओके। और ये स्टोरी है लेटर मुगल्स की। लेटर मुगल्स की। ओके। और यहीं पे आपको राइज ऑफ रीजनल स्टेट भी देखने को मिलता है। रीजनल स्टेट भी देखने को मिलता है। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि यहां से जब आप आगे बढ़ते हो ना, तो 1707 के बाद बार बार आपको इस टॉपिक पे स्विच करके आना पड़ता है। फिर यहां से जंप करके आपको इस टॉपिक पे आना पड़ता है। देखो, है क्या, दोनों टॉपिक आपस में जुड़े हुए हैं, कोरिलेटेड हैं। बट आपको एक कंफ्यूजन भी होगा कि 1707 के बाद ये लेटर मुगल्स कहाँ से आ गए, अभी तक तो नहीं थे। ये रीजनल स्टेट्स कहाँ से आ गए, ये नॉवेल्स कहाँ से आ रहे हैं। तो आप कंफ्यूज होंगे। इसलिए मैं एक चीज करता हूं कि इस टॉपिक को मैं पहले क्लियर करवा देता हूं, देन मैं 1498 से शुरू होकर के 1947 तक स्मूथली आगे बढ़ूंगा। ये पहली बात है। और इस टॉपिक को मैं ब्रॉडर एस्पेक्ट में इंडिया इन 18th सेंचुरी का नाम दूंगा। ये पहली बात है। दूसरी और इम्पोर्टेंट चीज है, आप लोग जो दो सोर्स को फॉलो करते थे ना, एक स्पेक्ट्रम, दूसरा विपिन चंद्रा। विपिन चंद्रा। देखो, स्पेक्ट्रम में आप देखोगे तो यही 1498 से स्टोरी शुरू है। अब स्पेक्ट्रम पढ़ने के बाद मल्टीपल बच्चों का ये कंसर्न रहता है कि उनके समझ में नहीं आ रही है। कारण क्या है कि चैप्टर को रिलेटेड नहीं है, दो चैप्टर के बीच में कोहेरेंस एस्टेब्लिश नहीं है। हिस्ट्री या कोई भी सब्जेक्ट जब तक आपको कहानी के फॉर्म में ना समझाया जाए, आपको लंबे समय तक याद नहीं रहेंगी। मतलब सारी चीजों को कहानी के तौर पे आप नहीं देखोगे, याद नहीं रहेगी। एक दूसरे से जुड़े हुए चीज तरह से देखोगे, नहीं देखोगे तो याद नहीं रहेगी, समझ नहीं पाओगे। सबसे बड़ी इश्यू होती है। एक्चुअली स्पेक्ट्रम के साथ यही इश्यू है।
सेकेंड चीज, इसी को ओवरकम करने के लिए जो हम लोग बच्चों को बार बार सजेस्ट करते हैं कि अगर आपको हिस्ट्री समझ में नहीं आ रही है तो जाइए आप बिपिन चंद्रा की मॉडर्न हिस्ट्री एनसीईआरटी कर लीजिए। और जब आप बिपिन चंद्रा की मॉडर्न हिस्ट्री की एनसीईआरटी देखते हो ना, आप देखोगे कि वहां भी लेटर मुगल से शुरुआत होती है। और जब आप एनसीईआरटी को पढ़ते हो तो आप देखते हो स्मूथली चीजों को आप कंटिन्यू कर लेते हो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूं यहां से और मैं सीधे अपने टॉपिक पे आता हूं। जो मैंने आप लोगों को बोला कि हमारा टॉपिक बॉर्डर रिस्पेक्ट में होगा, इंडिया इन 18th सेंचुरी। ओके, देखो इंडिया इन 18th सेंचुरी को देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या क्या पढ़ना है उसको आप देख लीजिए। पहला, इस टॉपिक का जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, जो पॉलिटी है वो देख लो। दूसरा, इस टाइम का जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी वो देख लो। तीसरा, इस टाइम का जो सोसाइटी है वो देख लो। चौथा, इस टाइम का जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर वो देख लो। ठीक है, ये आप देख लो। सेकेंड चीज, इस पॉलिटी वाले सेगमेंट से लगभग इंडिया इन 18th सेंचुरी का 80% कंटेंट आपको यही मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट चीज, क्या इससे मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं? प्रीलिम्स में तो आते ही आते हैं, मेंस में भी आते हैं, बिल्कुल, अभी तक 2 बार आ चुके हैं। पहला, फ्रेगमेंटेड पॉलिसी से, फ्रेगमेंटेड पॉलिसी से। ओके, जो मैंने बोला ना अभी समझाते वक्त कि राइज ऑफ रीजनल स्टेट जो हो रहा था वहां से क्वेश्चन आया है फ्रेगमेंटेड पॉलिसी से। दूसरा क्वेश्चन जो आया है ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत से। ठीक है, इससे तो आप इस टॉपिक को अच्छे से करो। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात, जो आप यहाँ पे देख रहे हो, चाहे वो हर जगह पे लेटर मुगल्स मैं बोल रहा हूँ या यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग ये भी समझ लो कि लेटर मुगल्स कौन थे, ये कहाँ से आ गए। एक बार कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी ना तो फिर इश्यू नहीं होती है। देखो, जो औरंगजेब के डेथ के बाद, आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब, जो भी रूलर आते हैं ना उनको लेटर मुगल कहा जाता है। क्यों लेटर मुगल कहा जाता है, थोड़ा इसको समझ लो। पहले तो आप ग्रेट मुगल को देख लो, ग्रेट मुगल को। दूसरा, आप लेटर मुगल को देख लो, लेटर मुगल को। दोनों में क्या अंतर है, थोड़ा आप अंतर को समझ लो। पहला तो रूलर के बेस पे अंतर है। रूलर के बेस पे क्या अंतर है, तो जो भी बाबर से लेके औरंगजेब तक जो 6 रूलर थे, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इनको हम ग्रेट मुगल मानते हैं। क्यों मानते हैं, अभी आप क्लियर होगा। यहाँ पे आप देखोगे तो जो भी बहादुर शाह से बहादुर शाह जफर तक हैं, उनको हम लोग लेटर मुगल्स मानते हैं। क्यों मानते हैं, अभी आप देख लेना। दूसरा, अब देखो क्यों मानते हैं, यहां से शुरू होगा। इनके समय का जो पॉलिटी था ये काफी स्ट्रॉन्ग था, पहली बात। दूसरा, सेंट्रलाइज था। ठीक है, सेंट्रलाइज था। यहां बिल्कुल डिसेंट्रलाइज था। कैसे, इसको थोड़ा समझ लो। आप देखोगे यहां काबुल से लेके ना डेक्कन तक की थी एरिया। औरंगजेब के टाइम में देखोगे डेक्कन भी आ जाता है। और यहाँ आप जानते हो बीपीएससी में तो एक क्वेश्चन भी आ चुका है ना 65 में, कि वो कौन सा मुगल सम्राट था जिसके टाइम पे मुगल दिल्ली से लेके पालम तक सिमट गए थे। उनकी साम्राज्य दिल्ली से पालम तक सिमटी हुई थी। शाह आलम द्वितीय के टाइम पे ये होता है, दिल्ली से पालम। ठीक है, दिल्ली से पालम, तो ये हो जाता है एक चीज। तीसरा, इस टाइम का जो आप इकोनॉमी देखोगे, इकोनॉमी वो ग्रेट मुगल के टाइम पे देखोगे तो ट्रेड बहुत अच्छे कंडीशन में थी, रेवेन्यू बहुत अच्छे कंडीशन में थी, एग्रीकल्चर बहुत अच्छे कंडीशन में थी। लेकिन यहाँ सारी चीजें डाउनफॉल में जा रही थी, इसलिए इनको लेटर मुगल्स यानी पिछड़ा मुगल्स कहते हैं, यानी बाद के प्रवर्ती मुगल कहते हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज, फॉरेन इन्वेजन। फॉरेन इन्वेजन आप देखते हो कि यहाँ पे फॉरेन इन्वेजन नहीं हुआ था। किसकी मजाल थी, अकबर के समय, औरंगजेब के समय कर लेता।
यहाँ पे आप देखोगे फॉरेन इन्वेजन धड़ल्ले से हो रहा था। आप जानते हो कि नादिर शाह के टाइम पे हुआ था। नादिर शाह आप जानते हो रंगीला के टाइम पे आया था नादिर शाह। दूसरा अब्दाली आया था, अब्दाली। तो यहाँ पे फॉरेन इन्वेजन भी, अगर आप आर्ट एंड आर्किटेक्चर के दृष्टिकोण से देखते हो तो निश्चित रूप से ये गोल्डन एरा था, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं था। इसलिए इनको लेटर मुगल्स कहते हैं, इनको ग्रेट मुगल्स कहते हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो औरंगजेब के डेथ के बाद जो भी रूलर आए थे ना, उनको लेटर मुगल कहा गया। तो क्या लेटर मुगल्स के टाइम पे डिक्लाइन होता है, लेटर मुगल्स के टाइम पे सब कुछ खराब होता है? नहीं, हम लोग को थोड़ा मतलब ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखना पड़ेगा। जब औरंगजेब रूल कर रहा था और औरंगजेब कुछ ऐसी पॉलिसीज को लाता है ना जो कि मुगल एम्पायर के लिए बहुत ही डिजास्टर साबित होता है। मैं सीधे ये वर्ड यूज करूंगा। होता क्या है बेसिकली, औरंगजेब अपनी एक पॉलिसी के रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी पॉलिसी के माध्यम से राजपूत, मराठा, सिख इन सब को नाराज कर बैठता है। ये लोग कोई और लोग नहीं थे, मेजोरिटी ऑफ द पीपल थे यहाँ पे। और ये नाराज हो जाते हैं। क्यों? आप जानते हो कि औरंगजेब जजिया टैक्स लाया था। जजिया क्या था? ये टैक्स था जो कि नॉन मुस्लिम से लिया जाता था। नॉन मुस्लिम से मतलब हिंदू से लिया जाता था। भाई अब अगर राजपूत को जजिया पे करना पड़े अपने ही देश में, मराठा को जजिया पे करना पड़े, सिख को जजिया पे करना पड़े, क्या उनको बुरा नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। दूसरा जो औरंगजेब पॉलिसी लाया था जो कि बहुत ही वर्स्ट पॉलिसी था, वो था टेम्पल को डिस्ट्रॉय करने का। टेम्पल डिस्ट्रॉय। ठीक है, आप जानते हो कि मथुरा वाले रीजन में बहुतों टेम्पल को औरंगजेब ने तुड़वाया था, जिसकी वजह से जाट बहुत ज्यादा रिवोल्ट कर रहे थे इसके अगेंस्ट। तीसरा और इम्पोर्टेंट चीज आप देखोगे तो औरंगजेब जो भी मेजोरिटी थे ना उनको रिलीजियस फ्रीडम नहीं देता है। रिलीजियस फ्रीडम नहीं देता है। ये सब क्यों कर रहा था, इस पे आप गौर करना। ये इसलिए कर रहा था कि औरंगजेब एक रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी था, रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स था वो। रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स किसको कहते हैं? सिंपल बात है, अगर आप रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं और उसके अभी भी फंडामेंटल चीजों को पकड़ के रह रहे हैं, ना तो किसी सुधार से आपको मतलब है, ना ही किसी प्रगतिशील बातों से आपको मतलब है, तो फिर आप रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स में आते हैं। चलो ये भी ठीक है, कम से कम आप मेजोरिटी को तो पनिश मत करो। देखो मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता हूं कि जो बाबर था, फाउंडर मुगल डायनेस्टी का, उसने तुर्की भाषा में तुजुक बाबरी लिखी थी। और इस बुक में हुमायूं को समझाता है बाबर कि हुमायूं अगर आपको इंडिया में राज करना है, शासन करना है ना, तो आप मेजोरिटी ऑफ द पीपल को कभी निराश मत करना, कभी भी उनको परेशान मत करना, तभी आप यहाँ पे सक्सेसफुली रह पाओगे। इसी चीज को आप देखोगे तो अकबर बहुत ही स्मार्टली तरीके से फॉलो करता है, बट औरंगजेब ऐसा नहीं कर पाता है। और औरंगजेब को इसके लिए पे भी चुकानी पड़ती है, और ये पे सिर्फ औरंगजेब नहीं चुकाता बल्कि पूरी मुगल एम्पायर चुकाती है। और मुगल एम्पायर दरकना यहीं से शुरू होता है। दूसरी पॉलिसी इसकी डेक्कन पॉलिसी। डेक्कन पॉलिसी क्या थी, आप लोग इसको ऐसे समझो, ये इंडिया का मैप है, ये वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है, और इसके जो बीच का जो ये रीजन है ना, ये बीच का रीजन, ये डेक्कन होता है, डेक्कन। अब यहाँ पे औरंगजेब कंट्रोल में लेना चाहता था। बेसिकली यहाँ पे तीन स्टेट होते थे। पहला बीजापुर, बीजापुर। दूसरा गोलकुंडा, गोलकुंडा। तीसरा मराठा। औरंगजेब चाहता था कि इन तीनों स्टेट को अपने कंट्रोल में ले, बट लगातार युद्ध के बाद भी औरंगजेब सिर्फ इसी दोनों स्टेट को अपने कंट्रोल में ला पाया। कभी औरंगजेब मराठा को ले ही नहीं पाया फुल्ली कंट्रोल में। अब देखो दोनों स्टेट को लाने में क्या औरंगजेब को कुछ नहीं बिगड़ा? क्या बहुत कुछ बिगड़ा था। क्या बिगड़ा? उसको ह्यूज इकोनॉमिक लॉस हुआ था। उसको मैसिव रूप से उसके सोल्जर मारे गए थे। और औरंगजेब को इतना ज्यादा लॉस हुआ था ना, तो औरंगजेब की इस दक्कन पॉलिसी को दक्कन के अल्सर के रूप में जाना जाता है। क्यों जाना जाता है और इसकी तुलना क्यों और ये नेपोलियन के स्पेनिश अल्सर से किया जाता है? आप लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़े होंगे, और वर्ल्ड हिस्ट्री में आप लोगों ने सुना होगा कि जब नेपोलियन फ्रांस का तानाशाह ब्रिटेन के खिलाफ यूरोप में
महाद्वीपीय नीति लागू करवा रहा था, जो कि ब्रिटेन की आर्थिक नाकेबंदी थी। तो वो पुर्तगाल को नहीं मना पा रहा था, फ्रांस, नेपोलियन। तो अब उसको पुर्तगाल पे अटैक करना था, और पुर्तगाल पे अटैक करने के लिए स्पेन होके उसको रास्ता चाहिए था। स्पेन उसको रास्ता नहीं दे रहा था, और वो स्पेन को गया अटैक करने, और अटैक करने के चक्कर में वो स्पेन को कंट्रोल में ले लेता है, और अपने भाई को वहां पे लुइस बोनापार्ट को वो गद्दी पे बैठा देता है। इतना वर्स्ट काम कर देता है, और इसका परिणाम स्वरूप आप देखोगे तो स्पेनिश जनता जो थी नेपोलियन के अगेंस्ट इतना रिवोल्ट करती है, इतना रिवोल्ट करती है कि इसके 3 लाख सोल्जर्स मारे जाते हैं। और नेपोलियन के डिक्लाइन का ये बहुत बड़ा फैक्टर माना जाता है, ये समझ लो। तो ये तो नेपोलियन का स्पेनिश अल्सर था, और इसी की तुलना हिस्टोरियन यहाँ पे दक्कन के अल्सर से करते हैं, जो कि औरंगजेब की पॉलिसी थी। मैं बेसिकली ये समझाना चाह रहा हूं कि ये दक्कन की पॉलिसी और ये रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी, ये दोनों फैक्टर जो था, ये साम्राज्य को बहुत तेजी से दरकाने के लिए, कमजोर करने के लिए काफी था। और औरंगजेब ही था कि संभाल रहा था। अब औरंगजेब के बाद क्या होता है, जो भी शासक आते हैं ना, वो इसको संभाल नहीं पाते हैं, और चीजें वर्स्ट होने लगती है, और वर्स्ट होते 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 1857 में साम्राज्य खत्म हो जाता है। ये बात आप जानते हैं। अब देखो, औरंगजेब जब मरता है ना, तो इसके बाद वार ऑफ सक्सेशन शुरू होती है। वार ऑफ सक्सेशन क्या होता है? उत्तराधिकार का युद्ध। उत्तराधिकार का युद्ध, ओके। उत्तराधिकार का युद्ध क्यों हो रहा था? आप लोग जानते हो कि जब हिंदू रूलर को देखोगे एंशियंट हिस्ट्री में, अर्ली मिडेवल हिस्ट्री में, तो एक समय भी लगभग ऐसा नहीं मिलेगा, एक आध एग्जाम्पल को छोड़ के, कि जब राजा मरता था और उसके बेटा आपस में लड़ जाते थे। नहीं, ऐसा नहीं होता था। यहाँ क्या होता था, तो जो भी राजा के बड़े बेटे होते थे ना, वो नेचुरली राजा बनते थे। हिंदू की ये नीति रही थी, संस्कृति रही थी। लेकिन इस्लाम में ऐसा कोई भी चीज नहीं होता है, अनफॉर्चुनेटली। और इस्लाम में जब कोई राजा मरता था ना, तो उसके सारे बेटे आपस में लड़ते थे। और आपको ये चीज बाबर के बाद भी तो देखने को मिलेगा ना। हुमायूं, जो तीनों भाई था, हुमायूं, अस्करी और हिंदाल, वो तीनों आपस में लड़ते रहा था, और हुमायूं उन दोनों को हरा के गद्दी पे आता है, बैठता है। ये चीजें बाद में भी देखने को मिलेगी। ये चीज औरंगजेब के मरने के बाद भी देखने को मिली, और इसी को हम लोग लैक ऑफ प्रीमोजिनेचर कहते हैं। प्रीमोजिनेचर ज्येष्ठाधिकार को कहते हैं। ज्येष्ठाधिकार, ज्येष्ठाधिकार वही होता है कि बड़ा भाई गद्दी पे बैठेगा। इस्लाम में ये चीज नहीं था। तो बेसिकली क्या था, औरंगजेब के 5 बेटे थे, 5 सन थे, ठीक है, 5 सन्स थे, और इसमें 3 पहले ही मर चुके थे, तो 2 बच रहे थे। पहला मुअज्जम खां। ये मुअज्जम क्या थे, तो ये काबुल और कांधार के एरिया में ये यहाँ के गवर्नर हुआ करते थे, ये भाई साहब, बड़े वाले बेटे। और इनकी एज हो गई थी 63 ईयर्स, लगभग कब्र में इनकी एक पैर थी। दूसरा आजम खां। आजम खां यहीं बगल में गुजरात का ये गवर्नर था, कहीं दूर ये था नहीं। तीसरा कामबख्श, जो मैंने अभी बताया है ना दक्कन का एरिया, तो दक्कन में ये कामबख्श भाई साहब बैठे हुए थे। अब जब औरंगजेब मरता है, तो जाहिर सी बात है, आप ही सोचो, सबसे पहले कौन आएगा? आजम आएगा, डेफिनेटली गुजरात से। आजम आके गद्दी पे बैठ जाता है, ठीक है। मुअज्जम कहाँ मानने वाला था? एक तो वार जोन में था, दूसरा युद्ध लड़ने का इसको बहुत ही एक्सपीरियंस था। तो मुअज्जम आता है, आजम पे अटैक करता है। ये दोनों भाइयों में एक युद्ध होती है, जिसको हम लोग बैटल ऑफ जाजू के नाम से जानते हैं। जाजू के नाम से जानते हैं। बैटल ऑफ जाजू में मुअज्जम आजम को हरा के गद्दी पे बैठ जाता है 1707 में। आप लोग ध्यान से सुनना एक एक चीज को, और एक एक चीज को बहुत ध्यान से नोट करना, ये बात ध्यान रखना। अब बैटल ऑफ जाजू के बाद क्या होता है कि एक तो भाई साहब ये बच रहे थे कामबख्श। कामबख्श क्या करते हैं कि यहाँ पे दक्कन में अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं। अरे भाई, वो मुगल सम्राट बैठा हुआ है, इंडिपेंडेंट घोषित करोगे, उसके पास बड़ी सेना है, वो तुमको छोड़ेगा? जब वो आजम को नहीं छोड़ पाया, वही होता है 1709 में इन भाई साहब के अगेंस्ट भी मुअज्जम का अटैक होता है, ये मारे जाते हैं फाइनली। अभी जो रिसेंटली हैदराबाद है उसी के आसपास युद्ध होता है, और इनको मार के, आजम को पहले मार चुका था, इनको मार के वो
एकदम अखंड रूप से गद्दी पे बैठता है। ठीक है। अब हिंदुस्तान का सम्राट और नाम उसका मुअज्जम, बहुत शर्म की बात थी। तो सबसे पहला जो इनिशिएटिव लेता है मुअज्जम खां, मुअज्जम शाह, मुअज्जम कहता है कि यार ये नाम अच्छा नहीं है, नाम को बदल देते हैं। तो जो भी उसके चट्टे बट्टे थे वो कहते हैं कि अरे नाम, आप देखो आप इतने बहादुर हो कि अपने भाई को आप मार के आए हो, तो जो इतना बहादुर है उसका नाम तो जाहिर तौर पे बहादुर शाह होना चाहिए ना। आप अपना नाम रखो बहादुर शाह। तो बहादुर शाह के नाम से मुअज्जम गद्दी पे बैठता है। आप लोग ये जान लो। और देखो एक चीज स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को कहता हूं कि आप लोग एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो। ये समझो कि आप लोग एग्जामिनर हो, तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है कि मुअज्जम कहाँ का था गवर्नर, आजम कहाँ का गवर्नर था, काम बख्श कहाँ का गवर्नर था, किस युद्ध में हराता है आजम को, कब हराता है काम बख्श को, कब वो गद्दी पे बैठता है, नाम उसका क्या था। ये सब चीजें यहीं से बनती है। अब आ जाइए आगे। अब जब बहादुर शाह गद्दी पे बैठता है, उसके सामने कई चैलेंजेस थे। ठीक है। एक तो भाई साहब की एज 65 नहीं 63 ईयर्स की हो चुकी थी। ठीक है। दूसरा, औरंगजेब को इसने देखा था कि ये औरंगजेब बेचारा जीवन भर उलझा रहा था, बहुत परेशान रहा था। तो ये बहादुर शाह पेसिफिस्ट पॉलिसी अपनाता है, मेल मिलाप की नीति, शांतिपूर्ण नीति अपनाता है। ठीक है। वो क्या करता है, अब जागीर को डिस्ट्रीब्यूट करने लगता है। ओके। नोवेल्स में और बाकी जो भी कुलीन लोग थे उनमें। ठीक। ये इन जो भाई साहब थे, इनका साम्राज्य इतना बड़ा था काबुल से लेके दक्कन तक, कि इनको पता ही नहीं रहता था कि किस भाग में क्या हो रहा है। इनके लिए एक हिस्टोरियन बोलते हैं, खफी खां उनका नाम था। ये खफी खां इनको शाहे बेखबर बुलाते हैं। शाह ए बेखबर क्यों बुलाते हैं, बस ये समझने की चीज है, क्योंकि इनको पता ही नहीं चल रहा था कि हो क्या रहा है यहाँ पे एक्चुअली। हिस्टोरियन कौन थे जो उपाधि दिए, तो यही दिए। मैं फिर बोलूंगा, थोड़ा एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को याद रखना। ओके। अब हम लोग आगे करते हैं और इनके चैलेंजेस को देखते हैं। इनका चैलेंज सबसे बड़ा जो था वो था मराठा। ठीक है। अब थोड़ा मराठा के हिस्ट्री को देख लीजिए। देखिए ये जो शिवाजी महाराज थे, ये 1674 से 1680 तक गद्दी पे बैठते हैं। अब इनके मरने के बाद आपको पता है कि शिवाजी अपने जीवन भर मुगलों से लड़ते रहे थे, नाको चने चबाते भी रहे थे लड़ने के साथ। अब इनके मरने के बाद इनके जो बड़े पुत्र थे संभाजी, वो गद्दी पे बैठते हैं। संभाजी भी अपने पिता के तरह बहुत ही सूरवीर थे, बहुत ज्यादा सूरवीर थे। अभी जो एक मूवी आई है ना छावा, ये संभाजी पे ही तो बनी हुई है। और उसमें छावा क्यों कहते हैं, छावा शेर के बच्चे को कहा जाता है छावा। तो संभाजी भी मुगलों के अगेंस्ट कई फाइट करते हैं। लेकिन होता क्या है कि 1689 में एक बैटल होता है मुगल और इनका, उसमें ये मारे जाते हैं। और उस बैटल का क्या नाम था, बैटल ऑफ संगमेश्वर। संगमेश्वर। ठीक है। बैटल ऑफ संगमेश्वर में ये संभाजी मारे जाते हैं। आप लोग इसको भी ध्यान रखना। अब इनको मार देता तो ठीक है, इनके मारने के बाद इनके जो सन थे साहू जी महाराज, इनको कैद कर लेता है, प्लस साहू जी की जो माँ थी येसुबाई, येसुबाई को भी कैद कर लेता है। ओके। अब जाहिर सी बात है कि अब दूसरा राजा कौन बनेगा, तो जो भी शिवाजी के छोटे बेटे थे राजा राम, वो राजा बनते हैं 1689 में। और ये 1700 तक चलते हैं। ओके। ये 1700 में इनकी मौत हो जाती है। इनके मरने के बाद, क्योंकि इधर साहू जी जेल में ही थे, इनके जो नाबालिग बेटे थे शिवाजी द्वितीय, वो गद्दी पे बैठते हैं। बिल्कुल इन्फेंट थे, नाबालिग थे। तो इनकी जो माँ थी ताराबाई, वो ताराबाई इनकी संरक्षिका होती है। और वो ताराबाई शासन चलाती है। और ताराबाई भी मुगलों के खिलाफ अपनी लड़ाई को, अपने विद्रोह को, अपने जंग को कंटिन्यू रखती है। यही बात बहादुर शाह के आंख में चुभ रहा था तब से। ठीक है। तो बहादुर शाह क्या करता है कि मुगलों, ये मराठा के लिए जो पॉलिसी लाता है ना, उसको हम लोग कहते हैं डिवाइड एंड बैलेंस। ठीक है। एक तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि पूरे बहादुर शाह की पॉलिसी ही कॉम्प्रोमाइज पे होगी। कॉम्प्रोमाइज।
ठीक है। ये बेचारा कहेगा कि किसी तरह से मैं अपनी उम्र बस काट लूं। तो ये क्या करता है बहादुर शाह, ये साहू जी को जेल से रिहा करता है और कहता है कि जाओ और अपनी चाची से, ताराबाई से गद्दी मांगो। देखो कितना बड़ा गेम ये करता है। अगर इसको भेजना ही था तो कम से कम आर्मी सपोर्ट दे के भेजता, तो नहीं, आर्मी सपोर्ट से डिनाई किया। इनको छत्रपति की उपाधि दे के भेजता, नहीं, छत्रपति की उपाधि भी नहीं दिया। ठीक है, इनको भेज देता है। ये तो समझो कि ये बहुत ही एक कुशल योद्धा भी थे, और दूसरा इनका जो तकदीर था वो बहुत अच्छा था। इनकी मुलाकात हो जाती है बालाजी विश्वनाथ से। बालाजी विश्वनाथ इनको मिलते हैं, युद्ध में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, और एक वार होता है और उस वार का नाम है बैटल ऑफ खेरा। ठीक है, बैटल ऑफ खेरा में ये ताराबाई को हराते हैं और गद्दी पे बैठते हैं। और देखो कितने स्मार्टली पेश आता है बहादुर शाह, इनको आपस में ही गृह युद्ध में उलझा के अपना शांति से उधर शासन कर रहा है। अब इसके सामने जो दूसरा चैलेंज था वो थे सिख। आप लोग को पता है कि सिख लगातार रिवोल्ट कर रहे थे, लगातार विद्रोह कर रहे थे मुगलों के खिलाफ। इस समय जो गुरु थे, सिख गुरु, वो गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह से बहादुर शाह मिलता है 1708 में, इनको हाई मनसब ग्रांट करता है, इनको रिस्पेक्ट देता है, ये शांत हो जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से उस समय जो सरहिंद था, जो पंजाब का एरिया देख रहे हो, वहां का गवर्नर वजीर खां था, और वजीर खां के अगेंस्ट गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कई लड़ाइयां लड़ी थी। तो ये क्या करवाता है वजीर खां, कुछ अपने गुंडे को भेज के इनको मरवा देता है। फिर वहां से सिख आवेशित हो जाते हैं और बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिख फिर से मुगलों के खिलाफ विद्रोह करने लगते हैं। और एक और मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जब बहुत ज्यादा रिवोल्ट हो रहा था ना, तो बहादुर शाह खुद जाके पंजाब वाले रीजन में, लाहौर में जो सैन्य छावनी थी, वहां पे युद्ध का व्यवस्था देख रहा था, और वहीं पे इसकी तबीयत खराब होने से मृत्यु हुई थी। सिख के अगेंस्ट ही ये जब युद्ध का तैयारी देख रहा था, ये नहीं कि युद्ध लड़ रहा था, युद्ध का मुआयना कर रहा था, उसी समय इसकी मृत्यु होती है। ठीक है, राजपूत को ये कैसे टेकल करता है, पहले तो ये प्रयास करता है कि राजपूतों को आपस में लड़वा दें। उस समय दो स्टेट थे, आमेर और मारवाड़। आमेर के जो शासक थे वो सवाई जयसिंह थे। इनको सवाई क्यों कहा जाता है, क्योंकि पहले भी एक जयसिंह रहे थे, और उस जयसिंह से 1.25 गुना इनको औरंगजेब मान्यता देता है। उस जयसिंह से आप 1.25 गुना बड़े हो, इसलिए आप सवाई हो गए। तो ये सवाई जयसिंह और ये मारवाड़ के अजीत सिंह, इनसे मिलके इनको ये क्या करता है कि मनसब ग्रांट कर देता है, रेस्पेक्ट देता है। तो ये लोग भी शांत हो जाते हैं। जाट, उनके राजा उस समय चूड़ामन जाट थे, इनसे भी ये मेल मिलाप की नीति रखता है, पेसिफिस्ट पॉलिसी को फॉलो करता है। एंड जो बुंदेला थे, उनके जो राजा थे छत्रसाल, इनके साथ भी ये मेल मिलाप की नीति रखता है। तो इस तरह से कैसे भी ये अपने जो टेन्योर था उसको ये पूरा करता है। ठीक है, एक बार मैं इसको शॉर्ट में बता देता हूं, आप लोग भूलना मत। ये गवर्नर कहाँ का था, काबुल कांधार का। दूसरा आजम गुजरात का। तीसरा कामबख्श दक्कन का। मुअज्जम गद्दी पे बैठता है, आजम को हराता है बैटल ऑफ जाजू में, कामबख्श को हराता है 1709 में। ये बहादुर शाह 1 के नाम से गद्दी पे बैठता है। उसके बाद क्या करता है कि ये इनको साहू जी महाराज को जेल से रिहा करके भेज देता है। साहू जी महाराज 1707 में बैटल ऑफ खेरा लड़ते हैं और अपनी चाची को हराते हैं। इससे पहले संभाजी महाराज को बैटल ऑफ संगमेश्वर में हरा दिया गया था। ठीक है, अब ये इन सबको स्मार्टली डील करता है। ओके, अब आ जाओ आगे। जब ये मरता है 1712 में ना, अब कोई भी उत्तराधिकार का युद्ध नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, तो जो भी मुगल कोर्ट था उस समय, वो बहुत ज्यादा मुगल दरबार विभाजित हो चुका था। डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप वहां पे क्रिएट हो गए थे। कैसे, एक ईरानी ग्रुप, जो कि ये ईरान से आए हुए मुस्लिम थे और इनके नेता कौन थे, जुल्फिकार खां। एक तुरानी ग्रुप, ये तुरानी ग्रुप कौन थे, जो तुर्की और सेंट्रल एशिया से आए हुए मुसलमान थे, इनका ग्रुप था। नेता कौन थे, निजामुल मुल्क।
एक हिंदुस्तानी ग्रुप थे। ये कौन थे? यहाँ के कन्वर्टेड मुस्लिम नेता। कौन? सैयद ब्रदर्स। बाद में आप देखोगे ये किंग मेकर बनते हैं भाई साहब। चौथा अफगानी ग्रुप, जो कि अफगान से आए हुए थे। नेता इनका रुहेल खां, मोहम्मद खां बंगश, ये सब नेता था इनका। तो ये ग्रुप आपस में ही प्रतिद्वंदता कर रहे थे कि हमारा नेता बने राजा, हमारा नेता बने राजा, हमारा नेता बने राजा। बट सबसे पहली जो सफलता मिलती है वो मिलती है जुल्फिकार खां को। और जुल्फिकार खां अपना नेता बनाता है, अपने राजा को गद्दी पे बिठाता है, और ये है जहादार शाह। जहादार शाह था कौन? इसको आप लोग जान लो। जहादार शाह कोई और नहीं था, बहादुर शाह फर्स्ट का भतीजा था, नेफ्यू था। ओके। और इनको कौन बिठाता है गद्दी पे? जुल्फिकार खां। देखो ये जो बंदा था ना जहादार शाह, इसको एडमिनिस्ट्रेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं थी, इसलिए एक हिस्टोरियन होते हैं, इसको लंपट मूर्ख कहते हैं। लंपट मूर्ख, लंपट मूर्ख। क्यों? क्योंकि भाई तुम मुगल सम्राट बना है, तुमको तो शासन करना चाहिए, तुम दिन भर शराब पीने में मस्त है, अय्याशी करने में मस्त है, तो इसलिए इसको लंपट मूर्ख हिस्टोरियन बोलते हैं। तो आप लोग इन सबको नोट करते रहना कि किसको लंपट मूर्ख बोला था, क्यों बोला था। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब ये एडमिनिस्ट्रेशन होने लगा। इसको इंटरेस्ट में, ये एडमिनिस्ट्रेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं थी, और एडमिनिस्ट्रेशन को गवर्न इसके बिहाफ पे जुल्फिकार खां कर रहे थे। ठीक है। देखो जुल्फिकार खां कुछ पॉलिसी को लाते हैं जो कि बहुत ही, ये समझ लो कि प्रोग्रेसिव पॉलिसी मानी जाती है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? तो मुगल एम्पायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन कौन सी पॉलिसी थी? तो पहली पॉलिसी इसकी इजारा सिस्टम थी। इजारा सिस्टम बेसिकली क्या था? तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रेवेन्यू सिस्टम था। ठीक है। मैं इसको थोड़ा समझाऊं, ये क्या होता था। सपोज करो ये एरिया है बिहार का, ठीक, और यहां से अभी रेवेन्यू आ रही है 10,000 10 के। ठीक है। अब राजा बोलेगा, यानी इसके बिहाफ पे जो भी अधिकारी हैं वो बोलेंगे कि अगर कोई व्यक्ति मुझे यहाँ पे 20,000 रेवेन्यू दे देता है, साल भर का 20 के रेवेन्यू दे देता है ना, तो मैं उसको एक ये एरिया दे दूंगा। वो तो 20 के वाला आएगा, एक दूसरा व्यक्ति आएगा, वो बोलेगा 25 के दूंगा, बोलेगा हाँ हाँ तुम ही रख लो। तो ऐसे ये नीलामी बेस पे यहाँ का रेवेन्यू सेल करते थे। इसका इम्पैक्ट देखो क्या होता था। पहला इम्पैक्ट ये होता था राजकोष पे, राजकोष अब समृद्ध हो रहा था क्योंकि ज्यादा रेवेन्यू आ रहा था। दूसरा इम्पैक्ट आप लोग को ध्यान से देखना चाहिए, वो इम्पैक्ट बेचारे उस गरीब किसानों पे पड़ रहा था, मजदूरों पे पड़ रहा था, शिल्पियों पे पड़ रहा था, जिनसे अब ज्यादा टैक्स लिया जा रहा था। तो ये एक और जहां सम्राट के लिए, राजकोष के लिए फायदे की बात थी, तो वही लोकल लोगों के लिए नुकसान की बात थी। लेकिन अभी हम लोग मुगल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो मुगल पॉइंट ऑफ व्यू से निश्चित रूप से ये फायदा रहा। ठीक है। दूसरा इनके द्वारा जो पॉलिसी लाया गया था वो था जजिया टैक्स को एबोलिश कर दिया। जजिया मैंने बोला था कि ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टैक्स था जो नॉन मुस्लिम से लिया जाता था। और औरंगजेब के टाइम पे आप देखोगे कि मल्टीपल जो ग्रुप थे इंडिया के, और जो मेजोरिटी ऑफ द पीपल थे, हिंदू, सिख, मराठा, ये सब लोग नाराज होके बैठे थे। तो जहादार क्या करता है, यानी कि जुल्फिकार, इस पॉलिसी को समाप्त कर देता है। ये बहुत ही अच्छा काम किया था। तीसरा, मराठा के जो बालाजी विश्वनाथ थे, इनको अपने फेवर में लेते हैं, बोलते हैं भाई मुझे भी रिलीफ दो। तो ये क्या करता है कि मराठा को डेक्कन का चौथ एंड सरदेश मुखी दे देता है। ये देखो, ये चौथ एंड सरदेश मुखी क्या था, इसको थोड़ा समझो। आपका ये चौथ हो गया, ये सरदेश मुखी हो गया। ठीक है। अब समझना क्या होता है दोनों। देखो चौथ का मतलब होता है 25% टैक्स, सरदेश मुखी का होता है 10% टैक्स। ओके। अब क्या था इसको समझ लो। अब देखो जैसे ये एरिया है ये मराठा का, ठीक है, मराठा का। अब मराठा अपने एरिया को क्या बोलते थे? स्वराज। ठीक। और यहां से जो टैक्स वसूलते थे इसको कहते थे अता। मराठा अपने स्वराज से अता टैक्स वसूलते थे। लेकिन आप समझो इन्हीं के बगल में किसका इलाका था? निजाम का। तो अब मराठा करेंगे निजाम के पे टैक्स, मराठा करेंगे मैसूर पे टैक्स, ठीक है,
सपोज करो यहाँ पे मैसूर है, मैसूर, मैसूर पे अटैक करेंगे। अब ये बोलेगा कि तुम अटैक क्यों कर रहे हो, निजाम बोलेगा। तो मराठा बोलेंगे कि अटैक नहीं करूंगा, बस तुम 25% टैक्स दे दो मुझे। मतलब कि आक्रमण अगर नहीं किए तो उसके बदले में लिया जाने वाला टैक्स रेट क्या था, 25%। दूसरे टैक्स पे आता हूं, वो टैक्स था सरदेशमुखी। सरदेशमुखी क्यों था, क्योंकि जो मराठा के छत्रपति थे वो मराठा के हेड भी थे, तो उनको भाई ट्रिब्यूट दो। और ट्रिब्यूट कितने का होगा, तो 10% का। और दोनों मिला के कितना हो जाता था, ये दोनों मिला के 35%। अब देखो आप लोग को समझने वाली बात यहीं से आ जाती थी। क्या ये 35% टैक्स प्रोडक्शन पे हो रहा था, बिल्कुल नहीं। ये टैक्स जो दिया जा रहा था वो टैक्स जैसे निजाम अपने इलाके से 100 रुपया वसूलेगा, 100 रुपीज, ठीक है। तो मराठा बोलेंगे चलो अब मेरा हिस्सा निकालो। तो ये जो 35% है ना, मराठा इस टैक्स में से 100 में से 35 ले लेंगे। अब निजाम को कितना बचा, 65 बचा निजाम को। मराठा को कितना हुआ, 35। तो मराठा को लोकल पीपल से कोई मतलब नहीं था, इसके टैक्स लेने थे, लोकल लोगों को कोई नुकसान नहीं हो रहा था। नुकसान किसको हो रहा था, जिससे ये चौथ वसूल रहे थे, जिससे ये सरदेश मुक्ति वसूल रहे थे। तो देखो स्टूडेंट, मैं बार बार ये कहता हूं कि अगर आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रख लेते हो तो फिर कहीं से कोई इश्यू नहीं आने वाली है। चलो आगे बढ़ो। अब इनका समय चल रहा था, लेकिन ये सैयद ब्रदर्स का इमरजेंस हो रहा था। और सैयद ब्रदर्स वाकई में बहुत ही पावरफुल थे और इनकी लॉबी बहुत ही स्ट्रांग लॉबी थी। ये क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये कहते हैं कि सब चीज का जड़ है ये जुल्फिकार खां। तो ये जुल्फिकार खां को पकड़ के उसको किल कर देते हैं, ठीक है। देन ये क्या करते हैं कि जहांदार शाह का जो नेफ्यू था, फरुखसियर नाम था, फरुखसियर को ये सेट करते हैं कि तुम राजा बनेगा। तो हाँ, ये फरुखसियर को राजा बना देते हैं और फरुखसियर को कहते हैं चलो जहांदार शाह को मार देते हैं। फरुखसियर जहांदार शाह को सैयद ब्रदर्स के हेल्प से मार देता है और अब राजा बन जाता है। और राजा कौन बनाते हैं, तो यही सैयद ब्रदर्स बनाते हैं। इनको सैयद ब्रदर्स को राजा बनाने के कारण किंग मेकर भी कहा जाता है, क्योंकि ये अभी राजा बना रहे हैं, आप देखोगे बाद में भी ये राजा बनाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, जो ये सैयद ब्रदर्स थे ये दो भाई थे, अब्दुल्ला खां, दूसरा हुसैन अली खां। भाई आपको ये राजा बनाया है तो कुछ कुछ इसको मिलना तो चाहिए। तो इनको हम पीएम बना दिए, फिनांस मिनिस्टर का भी पोस्ट दे दिए। होलिस्टिक रूप से इनको हम क्या बोल देंगे, वजीर, ठीक है। दूसरा हुसैन अली खां, इसको कौन सा पोस्ट मिला, तो मीर बख्शी का पोस्ट मिला। ये मीर बख्शी का पोस्ट क्या होता था, तो हेड ऑफ द मिलिट्री होता था, ठीक है। तो ये दोनों भाई को पोस्ट दे देते हैं। अब ये दोनों भाई शासन चलाने लगते हैं, लेकिन ये व्यक्ति एक नंबर का बेवकूफ था। कौन, फरुखसियर। फरुखसियर क्या करता है कि इन्हीं के अगेंस्ट ये कॉन्स्पिरेसी शुरू कर देता है, षड्यंत्र शुरू कर देता है। इन्हीं के अगेंस्ट करता तो यहां तक तो ठीक था, दरबारी तक के अगेंस्ट ये षड्यंत्र शुरू कर देता है। तो इसको हिस्टोरियन जो है वो क्या करते हैं, हेटेड कॉवर्ड, घृणित, घृणित कायर। घृणित कायर क्यों करते हैं, भाई तुम मुगल बादशाह हो और तुम अपने दरबारियों के अगेंस्ट षड्यंत्र कर रहे हो, एक मंत्री को हटाने के लिए षड्यंत्र कर रहे हो, एक स्टाफ को हटाने के लिए षड्यंत्र कर रहे हो। तो इसलिए इनको घृणित कायर भी कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके टाइम पे एक पॉलिसी जो लाया गया, वो पॉलिसी अपने आप में बहुत ही इम्पैक्टफुल पॉलिसी था। वो क्या था, रॉयल फरमान। बेसिकली होता क्या है, आप इसको समझना। 1715 में एक व्यक्ति है, उसका नाम है जॉन सुरमन, ठीक है, आप लोग को ये जानना चाहिए। तो जॉन सुरमन के नेतृत्व में एक टीम आती है यहाँ पे, और उसका उद्देश्य क्या था मुगल दरबार में आने का, जो ट्रेड हो रहा था ना उसके लिए रियायत प्राप्त करना था। अब रियायत क्यों, आप लोग को पता है कि यहाँ पे टैक्स इम्पोज किया जाता था, और ये जो अंग्रेज भाई साहब थे ये बुलियन के रूप में टैक्स देते थे, और इतना बुलियन ये यहाँ पे खर्च करते थे कि वहां इनको गाली सुननी पड़ रही थी ब्रिटेन में। तो ये जॉन सुरमन के नेतृत्व में आता है और दरबार में आता है,
अब देखो इसका तकदीर कैसे अच्छा था। तो सम्राट जो था फर्रुखसियर, उसको उस समय एक बीमारी हो गई थी। वो बीमारी अल्सर था। अल्सर, ठीक है। अल्सर मतलब घाव होता है। इसको घाव था जो कि ठीक ही नहीं हो रहा था, और बेचारा सम्राट होके भी बहुत ज्यादा परेशान था। तो जॉन सुरमन उसको बोलता है कि आपको हुआ क्या है। तो ये बोलता है घाव हो गया, अल्सर। तो बोलता है इलाज नहीं करवाते। तो ये कहता है सम्राट की करवाते हैं, फायदा ही नहीं हो रहा है। तो सुरमन बोलता है कि सर मेरे पास एक डॉक्टर है, डॉक्टर का नाम है डॉक्टर विलियम हैमिल्टन। ये विलियम हैमिल्टन साहब अगर एक बार आपको सुई लगा दे, एक बार आपको इलाज कर दे, तो निश्चित रूप से आप ठीक हो जाओगे। और हैमिल्टन इलाज करता है और ये ठीक भी हो जाते हैं। और कहा जाता है कि इससे खुश होके ये एक रॉयल फरमान देते हैं। रॉयल फरमान क्या था कि आप, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, 3,000 रुपया, मात्र ओनली 3,000 रुपीज पर एनम पे करो, और पूरे मुगल टेरिटरी में आप फ्री ट्रेड करो। ठीक है, यहां तक तो फिर भी ठीक था ना, फ्री ट्रेड करो। अब एक दूसरा चीज क्या करता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सिक्का ढालेगा, और उस सिक्के को मुगल बादशाह अपनी वैधता प्रदान करेगा। देखो कैसे चीजें अब आगे बढ़नी शुरू हो जाती है। एक तो फ्री ट्रेड मिलता है। फ्री ट्रेड जो ही मिलेगा, आपको पता है कि एक तो इसको इकोनॉमिक बचत होगी। दूसरा, ये लोग जाहिर सी बात है, जो दूसरी शक्तियां थी, यूरोपीय शक्तियां, उससे बहुत आगे हो जाएगा। अब ये लोग यहाँ से एज लेना शुरू करता है। सबसे बड़ी बात, इसको जो सिक्का ढालने का राइट मिल जाता है ना, ये भी इसको बहुत बूस्टअप करता है यहाँ पे अपना इकोनॉमी को बढ़ाने में। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की जो इकोनॉमिक ग्रो हो रही थी, उसकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी, उसको बढ़ाने में, ये सिक्का ढालने में जो उसको कंसेशन मिला, छूट मिला, वो बहुत ही फायदा किया उसको। ठीक है, अब मैं एक चीज और बताता हूँ। इस फ्री ट्रेड का एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हुआ, और वो इम्पैक्ट क्या था वो जान लो। वो इम्पैक्ट था दस्तक। दस्तक, ठीक है, दस्तक। दस्तक क्या था, देखो, दस्तक, ये जो फ्री ट्रेड है ना, तो अब ब्रिटिशर्स को बार बार चुंगी नहीं देना पड़ेगा, टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो कैसे टैक्स नहीं, कैसे लोग पहचानेगा कि ये माल ब्रिटिश का है। तो वो एक टोकन दे देते थे अपने जहाज को, अपने लोगों को, अपने व्यापारियों को, कि आप ये टोकन को दिखाना कि मुझे फ्री ट्रेड मिला हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का माल है, आपको एक भी रुपया टैक्स नहीं मिलेगा। यहां तक भी ठीक था। ये लोग क्या करते थे, उसी टोकन को किसी प्राइवेट व्यापारी के हाथ से, किसी दूसरे शक्ति के हाथ से बेच देते थे, और उस पैसा को ये लोग रख लेते थे। अब देखो, एक तो ये करप्शन की श्रेणी में आ रहा है। दूसरा, घाटा किसको हो रहा है। भाई घाटा सीधा मुगल एम्पायर को हो रहा है। घाटा सीधा मुगल जो राजा थे, मुगल जो कोष थी, राजकोष, ट्रेजरी, उसको हो रही है। कैसे, जो भी निजी व्यापार था, जो दूसरे शक्तियों का व्यापार था, उससे जो टैक्स मिलता वो तो ट्रेजरी में आता, राजकोष में आता ना। लेकिन वो तो आ नहीं रहा है। वो तो अब चला जा रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी के स्टाफ के पास। किसके थ्रू, तो दस्तक प्रथा के थ्रू। दस्तक प्रथा क्या था, तो वही बिल्टी जो जारी करते थे, रसीद जो जारी करते थे, वही था। इसी चीज से निपटने के लिए आप देखोगे पलासी एंड बक्सर के वार में ये बहुत बड़ा मेटर प्ले करता है, दस्तक प्रथा का दुरुपयोग। ठीक है, तो दस्तक प्रथा यहीं से उसका ओरिजिनेशन होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को भी यहीं से बूस्टर मिलना शुरू होता है, और इसको ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, मैग्ना कार्टा। ओके, इसको आप लोग लिख लेना, मैग्ना कार्टा। क्यों, क्योंकि भारत में शासन के लिए, भारत में इसके व्यापार के लिए, भारत में इसके महाशक्ति को बनने के लिए ये एक मील का पत्थर साबित होता है। इसलिए इसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो आप लोग इसको बिल्कुल ध्यान से रखना। अब आगे क्या होता है, ये तो फर्रुखसियर महोदय, इनकी आदत जाने वाली नहीं थी। तो ये इनके अगेंस्ट, सैयद ब्रदर्स के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी प्लान करने लगते हैं, जो कि पता भी चल जाता है, काहे कि सारे तो चट्टे बट्टे इन्हीं के थे। अब ये सैयद ब्रदर्स क्या करते हैं, जो बालाजी विश्वनाथ थे ना, मैंने आपको बताया था, उनसे ये हेल्प लेके
फरुखसियर को पकड़ के अंधा करके मार देते हैं फिर से। वही चीज होता है, जहांदार को तो पहले मार चुके थे, अब इसको भी मारते हैं। ठीक है, और इसके बाद की कहानी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बट अभी आप लोग रुको। पहला चीज जो मैं आप लोगों से शुरू में प्रॉमिस किया था कि मैं पूरे वीडियो को रिवीजन करवाऊंगा और मैं याद करवा दूंगा। देखो मैं कैसे फटाफट रिवीजन करवा के आप लोग को याद करवा देता हूँ। मैंने बोला था कि लेटर मुगल्स औरंगजेब के बाद शुरू होता है। मुगल का डिक्लाइन कैसे हुआ शुरू, तो औरंगजेब ने जो रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी और दक्कन की पॉलिसी फॉलो की थी, जजिया लगाया था, टेम्पल डिस्ट्रॉय करवाया था, रिलीजियस जो आजादी नहीं दे रहा था उसके कारण। ठीक है, अब जब ये मरता है ना तो उत्तराधिकार का युद्ध होता है किसके किसके बीच में, ये थोड़ा ध्यान में रख लो। उत्तराधिकार का युद्ध, पहला मुअज्जम जो कि कहाँ का गवर्नर था, काबुल का, दूसरा आजम गुजरात का गवर्नर, तीसरा काम बख्श दक्कन का गवर्नर, इसके मध्य उत्तराधिकार का युद्ध होता है। फाइनली जीत मुअज्जम की होती है, नाम से खुश नहीं था, बहादुर शाह वन के नाम से गद्दी पे बैठता है। यहाँ तक क्लियर। ये जिस वार में हराता है आजम को, उसको बैटल ऑफ जाजू कहते हैं, 1707 में हुआ था। 1709 में ये महोदय काम बख्श को हराते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बहादुर शाह के सामने जो इश्यू थी, बहादुर शाह के बारे में एक वर्ड में आप लोग याद रखना कि ये जो पॉलिसी फॉलो कर रहा था उस पॉलिसी को हम लोग कॉम्प्रोमाइज पॉलिसी बोलेंगे। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, ये कॉम्प्रोमाइज पॉलिसी के तहत क्या करता है कि साहू जी को जेल से रिहा कर देता है और बोलता है जाओ ताराबाई से अपना गद्दी छीनो। ताराबाई को आके साहू जी एक युद्ध में हराते हैं। उस युद्ध का क्या नाम है, बैटल ऑफ खेरा। बैटल ऑफ खेरा कब हुई थी, 1707 में ही ये हुई थी। क्लियर। उससे पहले एक युद्ध हो चुकी थी 1689 में, बैटल ऑफ संगमेश्वर, जिसमें संभाजी को हराया गया था। ओके, अब साहू जी इसको हरा के और गद्दी पे बैठते हैं। दूसरा, ये गुरु गोविंद सिंह को भी मनसब प्रदान करता है, लेकिन गुरु गोविंद सिंह को वजीर खां मरवा देता है। उसके बाद ये बंदा बहादुर के लेड में सिख फिर से आंदोलन करते रहते हैं। राजपूत को ये सम्मान देता है, जाट को ये सम्मान देके और बुंदेला को भी सम्मान देके मेल मिलाप की नीति रखता है। सबसे इंपॉर्टेंट इस चारों ग्रुप को देख लीजिए, ईरानी, तुरानी, हिंदुस्तानी, अफगानी। इसके नेता को देख लेना, जुल्फिकार, निजामुल मुल्क, सैयद ब्रदर्स और रुहेल खान। ठीक है, उसके बाद इसको जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहते हैं हिस्टोरियन। क्यों, इतना बड़ा साम्राज्य होने के बावजूद भी शासन में कोई रुचि इस पागल की नहीं थी। ठीक है, ये तीन पॉलिसी लाता है इसके समय पे। पहला, इजारा सिस्टम, ये क्या था, ठेके पे नीलामी पद्धति थी, राजकोष को लाभ हुआ, जनता को प्रॉब्लम हुआ। दूसरा, जजिया कर को ये हटाता है। तीसरा, मराठा को दक्कन का, ये याद रखना, दक्कन का चौथ सरदेश मुखी देता है और मराठा इसको वसूल, मतलब मुगल इसको वसूल के देते हैं। ठीक है, उसके बाद सैयद ब्रदर्स आते हैं, जहांदार शाह को मरवाते हैं। सबसे पहले तो ये जुल्फिकार खां को मारते हैं, फिर जहांदार शाह को मरवाते हैं, गद्दी पे अपने एक पपेट को बैठाते हैं, उसका नाम है फरुखसियर। फरुखसियर के टाइम पे आप याद रखना क्या डेवलपमेंट हुआ था, तो 1770 का रॉयल फरमान दिया था। ठीक है, इसमें क्या था, 3000 के साल पे आप जो मुगल टेरिटरी है उसमें फीट ऐड करोगे, यहाँ आप सिक्का डालोगे, उसको वो एक लीगल मनी अब होगी यहाँ पे, क्योंकि मुगल मान्यता दे रहा था। ठीक है, और यहीं से दस्तक प्रथा का दुरुपयोग शुरू होता है। बाद में फरुखसियर इनके अगेंस्ट विद्रोह करने लगता है, मतलब कॉन्स्पिरेसी करने लगता है, वो भी मारा जाता है। अब मैं आप लोग को एक सवाल देता हूं, उस सवाल को ध्यान से सुनना, और इस सवाल का जो कमेंट में आंसर देगा मैं वही समझूंगा कि वो स्टूडेंट निश्चित रूप से बहुत ही मन से क्लास किया है, पहली बात। दूसरा, उसने लास्ट तक लेक्चर को सुना है। देखो, क्वेश्चन ये है कि पहला स्टेटमेंट है आपका, बैटल ऑफ खेरा। ठीक है, दूसरा, बैटल ऑफ जाजू। तीसरा, बैटल ऑफ संगमेश्वर। ठीक है, संगमेश्वर। अब बताओ
कि इस तीनों का क्रम कौन सा था, पहले कौन लड़ा गया, बाद में कौन लड़ा गया, उसके बाद कौन सा लड़ा गया। मैं आपको ऑप्शन देता हूं और आप लोग क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में लिखोगे। पहला ऑप्शन जो आपका है, पहला ऑप्शन है 1 2 3, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है 1 3 2। तीसरा ऑप्शन है आपका सी ऑप्शन, सी ऑप्शन है आपका 2, उसके बाद 1, फिर 3। आपका डी ऑप्शन है, अ, ये डी ऑप्शन आपका हो गया। क्या बच रहा है, हाँ 3, उसके बाद आपका 2, उल्टा चला देता हूं, उसके बाद 1। इसको आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है। कल के लेक्चर में फिर से हम लोग जो टॉपिक अपना बच रहा है, रंगीला से लेके बहादुर शाह जफर तक, उसको कंप्लीट करेंगे और जो भी पॉसिबल क्वेश्चन होगा उसको देखेंगे। दूसरा, आप लोग कमेंट में ये भी बताना, कमेंट बॉक्स में, ये लेक्चर एक्चुअली में आपको कैसा लगा। आज के लिए थैंक यू, थैंक यू।